व्योमा नहीं समझ पा रही थी कि सिद्धार्थ गुलेरिया के गुस्से को कैसे शांत किया जाए। जब उसे कोई तरकीब नहीं सूझी, तब व्योमा ने अपने एक्टिंग के बैग से एक और ब्रह्मास्त्र निकाला। व्योमा रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई सिद्धार्थ गुलेरिया के पांव के पास जाकर बैठ गई। सिद्धार्थ के पांव पकड़कर कहने लगी, प्लीज भैया, मुझे छोड़कर मत जाइए। भैया, इस घर में आपके अलावा मेरा कौन है? सिद्धार्थ गुस्से से तिलमिलाया हुआ जरूर था, मगर उसने बड़े ही ध्यान से व्योमा का हाथ अपने पांव से हटाया ताकि व्योमा को किसी भी तरह की चोट ना पहुंचे। रोती हुई व्योमा को सिद्धार्थ ने सहारा देते हुए खड़ा किया और कहा, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, आज के बाद मुझे भैया कहकर मत पुकारना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ हूँ जो तुम्हारे टुकड़ों पर तुम्हारे घर में अय्याशी करता है। व्योमा ने सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए थे, मगर किसी तरह से वो सिद्धार्थ गुलेरिया को मना नहीं पा रही थी। व्योमा को समझ नहीं आ रहा था कि आज सिद्धार्थ गुलेरिया को मनाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था। बचपन से लेकर आज तक अपनी छोटी से छोटी बात मनवाने के लिए व्योमा अगर सिर्फ अपने चेहरे पर उदासी ला देती थी तो सिद्धार्थ किसी भी कीमत पर उसकी जिद पूरी कर देता था। मगर आज इतना गिड़गिड़ाने के बावजूद सिद्धार्थ का दिल नहीं पिघल रहा था। व्योमा को बार बार अपनी सामने खड़ी अनिका पर गुस्सा आ रहा था। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अनिका पर उतारते हुए व्योमा ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम सब अचानक ही मेरे खिलाफ क्यों हो गए हो, क्योंकि मेरा इस घर से कोई खून का रिश्ता नहीं है ना, और तुम सबका तो खून का रिश्ता है। तुम सब गुलेरिया परिवार से खून के रिश्ते से बंधे हो, मगर मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ और बस इसी बात का फायदा उठाया तुमने अनिका। मैं जानती हूँ बहुत खुश हो रही हो कि तुम मन ही मन में, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तुम इस घर में मुझसे मेरा सब कुछ छीनने आई हो क्योंकि तुम जलती हो मुझसे, इसीलिए घर के बाकी लोगों पर जादू चलाकर मेरे खिलाफ करना चाहती हो। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो ना, तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, चालबाज। एक साथ दो भाइयों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर दोनों को खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही थी। फिर एक भाई को फंसाकर उसके नाजायज बच्चे की माँ बन गई और अपना मतलब पूरा हो जाने पर दोनों को धोखा देकर चली गई। मगर अपनी औकात हमेशा याद रखना अनिका, तुम्हारी माँ एक बच्चलन औरत थी और तुम इस घर की नाजायज औलाद हो, जबकि मैं करण गुलेरिया की कानूनन बेटी हूँ। इतना बोलने के बाद अचानक ही व्योमा की सांसें फूलने लगी। जब उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तब अचानक ही व्योमा के जबड़े पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। व्योमा चकराकर सिद्धार्थ गुलेरिया के ठीक बगल में रखी चेयर पर गिरी। जब धीरे धीरे व्योमा को होश आया, तब उसने अपनी धुंधली नजरों से देखा कि अनिका अपनी मुट्ठी कस के आंखों में गुस्सा लेकर व्योमा की ओर देख रही थी। अपने गाल पर हाथ रखकर दर्द से तड़प रही व्योमा ने अनिका से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अनिका ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, अगर दोबारा मेरी माँ का नाम तुम्हारी जबान पर आया तो याद रखना तुम्हारी जबान खींच लूंगी। अनिका के गुस्से और अनिका के हाथों की ताकत का एहसास व्योमा को अच्छी तरह से हो गया था। व्योमा ये देखकर हैरान थी कि अनिका ने व्योमा को सबके सामने मुक्का मारा था, फिर भी सिद्धार्थ गुलेरिया बिल्कुल खामोश खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। व्योमा ने इस घर में एक वक्त ऐसा देखा था जब व्योमा को अगर कोई चींटी भी काट लेती तो सिद्धार्थ गुलेरिया डॉक्टरों की फौज खड़ी कर देता था। और आज व्योमा पर हुए हमले के बावजूद सिद्धार्थ बिल्कुल खामोश खड़ा अपनी नजरें झुकाए सारा तमाशा देख रहा था। बहते हुए आंसुओं की वजह से व्योमा की आंखों के आसपास लगा मेकअप खराब हो गया था। व्योमा के गालों पर काली काली लकीरें बनने लगी थीं। रोती हुई आवाज में व्योमा धीरे से चेयर से खड़ी होकर कहने लगी, अभी इसी वक्त तुम भी मेरे घर से निकल जाओ। हाँ हाँ, चले जाओ तुम सब, मुझे इस घर में किसी की जरूरत नहीं है। तुम सब खून के रिश्ते से जुड़े हो ना, तो सब के सब इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सिद्धार्थ भैया, नंदिनी भाभी और उसको ओमकार को भी ले जाओ। मैं जानती हूँ तुमने उस पर भी अपना जादू चला दिया है। उस बदतमीज लड़के को भी तुम्हारे साथ लेकर चली जाओ इस घर से। जब व्योमा ने ये बात अनिका से कही, तब अचानक ही सिद्धार्थ गुलेरिया के बेडरूम में खड़ी सभी लोगों के कानों पर आकाश की आवाज पड़ी, अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम होगी व्योमा। ऑफिस का काम खत्म करके आकाश जब अपने कमरे में जा रहा था, तब अचानक ही उसने सिद्धार्थ गुलेरिया के बेडरूम से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। आकाश जब बेडरूम के पास आया, तब कुछ देर बेडरूम के बाहर खड़ा रहकर अंदर होने वाली सारी बातें सुन रहा था। आकाश की आवाज सुनने के बाद चीखती चिल्लाती व्योमा अचानक ही चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश की आवाज का असर व्योमा पर अनिका की मार से भी ज्यादा गहरा हुआ था।
वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी आकाश को देखती रही। आकाश ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और सिद्धार्थ के बेडरूम में दाखिल होते हुए कहा, मैंने सोचा था कि एक बार करण अंकल ठीक होकर घर वापस लौट आएं, उसके बाद खुद ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैसला भी मुझे ही लेना पड़ेगा, अभी इसी वक्त। मुझे लगता है व्योमा, तुम्हें ये घर कुछ रास नहीं आ रहा है। मैं देख सकता हूँ तुम घर के बाकी मेंबर्स से काफी ज्यादा नाखुश हो। बेहतर होगा तुम हमारे फार्म हाउस पर जाकर रहो। ये कहने के बाद आकाश ने मालती को आवाज लगाई। कुछ ही देर में मालती तेजी से सिद्धार्थ गुलेरिया के कमरे में आ गई। कमरे में सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मालती समझ गई थी कि व्योमा ने जरूर कोई बड़ा कांड किया था। आकाश की ओर देखकर मालती ने कहा, जी आकाश पापा, आपने मुझे बुलाया? आकाश की नजरें अपनी सामने खड़ी व्योमा पर गड़ी हुई थीं। आकाश ने इस बार बिल्कुल धीमी मगर सख्त आवाज में मालती से कहा, आप एक काम कीजिए, व्योमा का सामान बंधवाकर फार्म हाउस में शिफ्ट कीजिए। व्योमा आपसे फार्म हाउस में रहेगी। मालती आकाश की बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हो गई। कुछ देर सोचने के बाद मालती ने अटकती हुई आवाज में आकाश से पूछा, आकाश बाबा, कितने दिनों के लिए सामान पैक करूं? आकाश ने धीरे से मालती की ओर देखकर कहा, सारा सामान पैक कर दो। ये कहते हुए आकाश बेडरूम से चला गया। व्योमा आकाश की बात सुनकर शॉक हो गई थी। आकाश के कहने का मतलब बिल्कुल साफ था, वो हमेशा हमेशा के लिए व्योमा को फार्म हाउस भिजवा रहा था। व्योमा पागलों की तरह दौड़ते हुए आकाश का पीछा करने लगी और कहने लगी, ऐसा मत करो आकाश, मैं इस घर की बेटी हूँ, मैं करण गुलेरिया की बेटी हूँ। मुझे इस घर से मत निकालो, मुझे इस घर से मत निकालो। कुछ ही देर में आकाश के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक व्योमा को गुलेरिया हाउस से मीलों दूर हरियाणा बॉर्डर पर बनवाया हुआ गुलेरिया परिवार के फार्म हाउस पर भिजवा दिया गया। फार्म हाउस पहुंचने के बाद व्योमा बिल्कुल खामोश एक कोने में बैठी रही। बस वो घर पर आने जाने वाली नौकरों को लगातार सामान शिफ्ट करते हुए देख रही थी। मालती भी व्योमा की मदद के लिए फार्म हाउस आई थी। रो रो कर व्योमा का काफी बुरा हाल हो गया था। व्योमा का सारा मेकअप आंसुओं में बह गया था और पूरे चेहरे पर लाल काले धब्बे पड़ गए थे। मगर व्योमा ने अपना चेहरा नहीं धोया था। बस कोने में बैठी बिना पलकें झपकाए वो मालती और बाकी नौकरों को अपना सामान शिफ्ट करते हुए देख रही थी। अचानक ही जब मालती व्योमा के सामान का एक बॉक्स अनपैक कर रही थी, तभी व्योमा ने मालती से कहा, आकाश से कहो कि ये घर बहुत छोटा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे रहने का कहीं और बंदोबस्त करवाया जाए। व्योमा की बात सुनकर मालती ने जवाब देते हुए कहा, देखिए व्योमा मैडम, आपको आकाश बाबा ने यहाँ किसी वेकेशन के लिए नहीं भेजा है। आप इतना समझ लीजिए कि चाहे आप कितने भी हाथ पांव पटक लीजिए, आपको अब कुछ दिन यहीं रहना है। अगर मेरी बात मानो तो कुछ दिन आप यहाँ रहेंगी, किसी से मिलेंगी जुलेंगी नहीं, तो शायद कुछ दिनों बाद आकाश बाबू का गुस्सा ठंडा हो जाए और आपको फिर से परिवार के साथ रहने गुलेरिया हाउस बुला ले। मगर इस वक्त आपने कोई भी जिद की तो हो सकता है आकाश बाबा को और गुस्सा आ जाए। मालती की बात सुनकर व्योमा अपनी जगह से खड़ी हो गई और मालती को डांट लगाते हुए कहने लगी, आकाश होता कौन है मुझ पर इस तरह से हुकूमत चलाने वाला? वो घर मेरे पापा का है, मुझे इस तरह घर से निकालने का आकाश को कोई हक नहीं है। व्योमा के ये कहने के बाद मालती बस व्योमा की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। जल्द ही व्योमा को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि चाहे आकाश करण गुलेरिया का सगा बेटा नहीं था, मगर घर की और बिजनेस की जिम्मेदारी करण गुलेरिया ने खुद आकाश गुलेरिया के कंधों पर सौंपी थी। आकाश की कही बात घर के हर मेंबर को माननी पड़ती थी। यही गुलेरिया खानदान की प्रथा थी। जो भी बिजनेस और फैमिली को हेड करेगा, सभी को उसी के ऑर्डर फॉलो करने होंगे और इस वक्त गुलेरिया परिवार का हेड आकाश गुलेरिया था। व्योमा जान चुकी थी कि वो चाहकर भी आकाश के फैसले को बदल नहीं सकती थी। व्योमा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो अपनी घुटनों के बल बैठ गई और मालती से कहने लगी, प्लीज आप जाकर आकाश से कहिए कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मगर मैं गुलेरिया खानदान की बेटी हूँ, मुझे इस तरह की सजा ना दें, मुझे प्लीज घर वापस बुला लें। रोती हुई व्योमा को दिलासा देते हुए मालती ने कहा, ठीक है मैडम, मैं आपकी बात आकाश बाबा तक जरूर पहुंचाऊंगी। अब आप ऊपर जाकर अपने कमरे में फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं बाकी का सामान अरेंज करवाती हूँ।
मालती की बात सुनकर व्योमा रोते हुए विला के ऊपर वाले फ्लोर में बने एक आलीशान बेडरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर व्योमा कुछ देर तक अपने चेहरे पर लगातार पानी फेंकती रही। कुछ देर बाद जब व्योमा ने अपने इमोशंस पर काबू पाया तो तौलिए से अपना चेहरा सुखाकर वो फिर से नीचे की ओर जाने लगी। व्योमा भी स्टेयरकेस से नीचे उतर ही रही थी कि किचन के पास खड़ी मालती को एक नौकर ने पूछा, मालती जी, क्या आप सचमुच व्योमा बेबी की बातें आकाश बाबू तक पहुंचाएंगी? उन्होंने अभी अभी अपनी भूल कबूल कर ली है। क्या ये बात आप आकाश बाबू तक पहुंचाएंगी? एक बॉक्स से व्योमा के कपड़े निकालते हुए मालती ने उस नौकर से कहा, कौन सी बात? मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। क्या तुमने कोई बात सुनी? आसपास खड़े नौकर मालती का इशारा समझ गए थे। सभी ने मालती से कहा, नहीं, हमने भी कुछ नहीं सुना। शायद कहीं ना कहीं घर के नौकर भी यही चाहते थे कि व्योमा वापस गुलेरिया हाउस ना आए, क्योंकि सभी नौकर एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही शारदा ने बूढ़े बाबा को वो दवाई दी थी, मगर कहीं ना कहीं बूढ़े बाबा को जहर देने के पीछे व्योमा का भी हाथ जरूर था। जैसी व्योमा मालती की बात सुनकर नीचे आई, मालती ने व्योमा को देखते ही सारे नौकरों को ताली बजाकर कहा, चलो, यहाँ पे सारा सामान रख दिया हो तो चलो, एक के बाद एक निकलने लगो। गुलेरिया हाउस में भी काफी काम पड़ा है। मालती की बात सुनते ही सारे नौकर एक के बाद एक विला से बाहर निकलने लगे। बाहर निकल रहे नौकरों को देखकर व्योमा ने मालती से पूछा, सारे नौकर चले जाएंगे तो फिर यहाँ मेरे साथ कौन रहेगा? मालती ने जवाब देते हुए कहा, मैडम, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन मुझे आकाश बाबा से मिले नहीं है कि यहाँ पर भी किसी नौकर को छोड़ना है। मालती की बात सुनकर व्योमा हैरान हो गई। व्योमा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए मालती से कहा, मगर खाना कौन बनाएगा? मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मालती ने जवाब देते हुए कहा, अरे हाँ व्योमा मैडम, अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। आकाश बाबा ने आपके सारे बैंक के कार्ड फ्रीज कर दिए हैं, मगर आप चिंता मत कीजिए, उस तरफ किचन है और किचन के अंदर सारा ज़रूरत का सामान मौजूद है और आपकी ज़रूरत का सारा सामान हर हफ्ते यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। खाने पीने में आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आपको पैसों की ज़रूरत भी नहीं होगी। व्योमा ने चिल्लाते हुए मालती से पूछा, अरे मगर खाना बनाएगा कौन? घर के बाकी के काम कौन करेगा? एक एक करके सारे नौकर विला से बाहर जा चुके थे। अब विला में सिर्फ मालती और व्योमा मौजूद थे। मुस्कुराते हुए मालती ने व्योमा से कहा, मैडम, आपके इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। ये कहते हुए मालती गुलेरिया हाउस से भिजवाई हुई कार में बैठ गई। जैसी मालती की गाड़ी फार्म हाउस से बाहर निकलने लगी, गुलेरिया हाउस में अपने बेडरूम में बैठी अनिका के मोबाइल फोन पर राजलक्ष्मी का मैसेज फ्लैश होने लगा। डीएनए रिपोर्ट आ चुके हैं।